नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर आप सभी लोगों को लगातार आपके लक्ष्य को ध्यान में रखकर कक्षाएं संप्रेषित की जाती हैं। विद्यार्थियों, आज आप सभी के बीच में हम पुनः जो है यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाली अनिवार्य संस्कृत और काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रकरण को लेकर उपस्थित हैं, जहां से कई सारे प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में बनने वाले हैं। कक्षा की शुरुआत हो उससे पहले आप में से यदि कोई पहली बार चैनल के ऊपर आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में आज के सेशन की। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? वामन, उद्भट, अभिनवगुप्त, दंडी। आप देख रहे हैं यूपी पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और भी कई सारी जगहों पर पूछा गया है। तो सारे प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सब ने विद्यार्थियों अपना उत्तर दिया है इस क्वेश्चन के लिए। विकल्प 1 आचार्य वामन तो बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी रीत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य वामन जी। फिर आगे बढ़ेंगे। काव्य शास्त्र में कुल जो है 6 संप्रदाय हैं। कितने हैं? 6 संप्रदाय हैं। और वो कौन कौन से हैं उसे हम लोग देखते हैं। जैसे कि रस संप्रदाय, इसके प्रवर्तक भरत मुनि हैं, समय है 2वीं शताब्दी। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह जी हैं, समय है 6ठी शताब्दी। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन जी हैं, समय है 8वीं शताब्दी। फिर आगे के संप्रदायों को देखते हैं हम सभी लोग। वक्रोक्ति संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य कुंतक जी, समय है 10वीं शताब्दी। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आनंदवर्धन जी, समय है 9वीं शताब्दी। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र जी हैं और समय है 11वीं शताब्दी। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राम्यत्व दोष कहा जाता है? कब कहा जाता है? जहाँ लोक या शास्त्र विरुद्ध वर्णन हो, जहाँ आलोक प्रचलित शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द का प्रयोग हो, जहाँ अर्थ की प्रतीत में कष्ट हो, जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है। क्या होगा आप सभी लोगों का सही उत्तर? विद्यार्थियों, आप सब ने अपना आंसर चयन किया है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। ग्राम्यत्व दोष कहा जाता है जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता हो। जब ग्रामीण बोलचाल के शब्द होंगे तभी तो ग्राम्यत्व दोष होगा। फिर आगे बढ़ चलते हैं हम सभी लोग। काव्य में एक प्रकार का ये जो है शब्द दोष है। जब कविता में ऐसे ग्रामीण शब्दों का अधिक प्रयोग होता है जिनका प्रचलन क्षेत्र विशेष में ही होता है, ऐसे शब्दों के प्रयोग से कविता में ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ जी अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में लिखते हैं, रस अपकर्ष का दोषः, कहकर जो है रस का अपकर्ष करने वाले तत्वों को दोष बताया है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को कहते हैं प्रकरणार्थ, वाक्यार्थ, बोधार्थ, व्यंग्यार्थ। तो जो अर्थ आप सभी को व्यंजना शब्द शक्ति से मिलता है उसे कहते हैं, विकल्प डी आपका आंसर होगा, व्यंग्यार्थ। वाक्य प्रभाव के बल पर प्राप्त किया जाए वाक्य का अभिप्राय वाक्यार्थ कहलाता है। वाक्यांश का शाब्दिक अर्थ है वाक्य का कोई अंश या भाग। और हिंदी व्याकरण में
तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ हैं, आप सभी लोगों को हमने कई बार बताया है। कौन सी हैं तीन शब्द शक्तियाँ? जैसे कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा किसे कहते हैं? अभिधा शब्दों की वो शक्ति है जो शब्द के साधारण और व्यावहारिक अर्थ को प्रकट करती है, जैसे गधा, चीता। फिर उसके बाद में लक्षणा शब्द शक्ति है। ये कहाँ पर होती है, कब होती है? मुख्य अर्थ के बाधित होने पर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द व्यापार को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे देवदत्त चौकन्ना हो गया। इस वाक्य में प्रयुक्त चौकन्ना का मुख्य अर्थ क्या है? चार कानों वाला बाधित है, क्योंकि देवदत्त के दो ही कान हैं, चार नहीं हैं। तो यहाँ चौकन्ना यानी चार कानों से संबंध, अन्य अर्थ सावधान लिया जा रहा है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ पर होगी। उसके बाद में व्यंजना शब्द शक्ति को हम लोग जानते हैं। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीत हो, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे सुबह के 8 बजे गए थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखते हैं हम लोग कौन सा इसमें अलंकार है। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हा लाभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम, ओ क्षण भंगुर भवराम राम, ओ क्षण भंगुर भवराम राम। शांत, श्रृंगार, करुण, भक्ति, कौन सा रस है इस उदाहरण में? तो आप सभी ने अपना उत्तर दे दिया है। विकल्प एक शांत रस तो बिल्कुल सही जवाब होगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस। फिर जहाँ भौतिक नश्वर या क्षणभंगुर बताकर उनसे मोह भंग कराया जाए तो वहाँ शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद या शम वैराग्य होता है। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी आने वाली परीक्षा के लिए। दंडी, भामह, उद्भट, राजशेखर। और आप देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी में पूछा गया है। तो आप सभी ने विद्यार्थियों अपना उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दिया है। विकल्प बी आचार्य भामह तो बिल्कुल सही जवाब होगा। यही जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। उसके बाद में आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में अलंकार के मूल में निहित वक्रतावादी दृष्टि का प्रबल समर्थन करते हुए परिभाषा दी है अलंकार की। वाचाम वक्रार्थ शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते। आचार्य दंडी ने अलंकार विषयक जो है काव्यादर्श नामक ग्रंथ में अपने विचार दिए हैं। उद्भट जी ने काव्य अलंकार सार संग्रह की रचना की है। और राजशेखर के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य मीमांसा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? भामह ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने, कुंतक ने। आपका उत्तर होगा विकल्प सी, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य आनंदवर्धन जी ने किया है। अपने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का अत्यंत सूक्ष्म और सांगोपांग वर्णन करते हुए इसे वाक्य के सार्वभौम सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। उनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। और कुंतक ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और उनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। दंडी ये भी जो है अलंकारवादी आचार्य हैं और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, अवंत सुंदरी कथा इत्यादि। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद सही है, शंकुक अन्मितवाद ये भी सही है, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद सही है। जो गलत है आपका उत्तर होगा विकल्प सी, आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र के संदर्भ में जो भुक्तिवाद भोगवाद मत है इसके प्रतिपादक हैं आचार्य भट्ट नायक, और भट्ट लोल्लट जी ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, शंकुक जी ने अन्मितवाद और अभिनवगुप्त जी ने अभिव्यक्तिवाद मत का प्रतिपादन किया है। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, अप्रतीतत्व, दुष्क्रमत्व, क्लिष्टत्व। आप देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी में पूछा गया है। सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। तो आप सभी का उत्तर क्या है? विकल्प ए, अधिक पदत्व दोष। आप देख रहे हैं सुंदर यहाँ भी है, यहाँ भी सुंदर है और यहाँ भी सुंदर है, तो यहाँ पर क्या है? अधिक पद हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष है? अधिक पदत्व दोष। जहाँ काव्य में आवश्यक अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। अब आपने देखा था इस प्रश्न में सुंदरतम शब्द का अर्थ सबसे सुंदर होता है। सुंदरतम से पूर्व आया सबसे प्रयोग अनावश्यक है, अर्थात सुंदरतम से पूर्व सबसे शब्द आने के कारण यहाँ भी क्या है? अधिक पदत्व दोष है। फिर उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की प्रणेता हैं भट्ट लोल्लट, भरत मुनि, भट्ट नायक, अभिनवगुप्त। कौन है नाट्य शास्त्र के प्रणेता यानी कि प्रवर्तक? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, आचार्य भरत मुनि। इनके ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। फिर इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सूत्र दिया है, विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य भट्ट लोल्लट जी ने उत्पत्तिवाद आरोपवाद, भट्ट नायक जी ने भुक्तिवाद या भोगवाद, शंकुक जी ने अन्मितवाद और अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है किसने? दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने, अभिनवगुप्त ने। किसने इस सिद्धांतकार सूत्र का प्रतिपादन किया है? आपका उत्तर है विकल्प बी, आचार्य भरत मुनि जी ने। रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक तथा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? आचार्य भरत मुनि। और इसी नाट्य शास्त्र ग्रंथ में ये सूत्र दिया है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुवलयानंद की रचयिता कौन है? भामह, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, अपय दीक्षित। कौन है आपके कुवलयानंद ग्रंथ के रचयिता? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, आचार्य अपय दीक्षित। इनके जो है दो अन्य ग्रंथ हैं जैसे कि चित्र मीमांसा, वृत्ति वार्तिक इत्यादि, और ये अलंकारवादी आचार्य हैं। भामह के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है और दंडी के ग्रंथ का नाम काव्यादर्श है। पंडित राज जगन्नाथ जी के ग्रंथ का नाम रस गंगाधर है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? 10, 3, 15, 8। कितने माने हैं मम्मट ने काव्य के गुणों की संख्या? तो 3 मानी है। और आचार्य भामह, आचार्य आनंदवर्धन, हेमचंद्र, पंडित राज जगन्नाथ ने भी काव्य के गुण जो है 3 ही माने हैं, यानी इन सभी लोगों ने 3 ही गुण माना है। आचार्य भरत मुनि,
और दंडी जी ने 10 काव्य गुण माने हैं, वामन जी ने 20 काव्य गुण माने हैं और भोजराज जी ने 24 काव्य गुण माने हैं। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, यानी आभूषणों के बिना स्त्री का मुख सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार अलंकारों के बिना कविता भी सुशोभित नहीं होती है। ये मत किसका है? आचार्य रुद्रट, पीयूषवर्षी जयदेव, आचार्य भामा, आचार्य माम्मट। तो ये जो है मत किसका है? आचार्य भामा का, जिसमें वो क्या लिखते हैं, न कांतमप निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, अर्थात अलंकार विहीन कविता उसी प्रकार शोभायमान नहीं होती है जिस प्रकार से कामिनी यानी स्त्री का मुख आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होता है। और अन्य अलंकारवादी आचार्य दंडी के अनुसार ये क्या बताते हैं, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। और आचार्य केशवदास जी ने परिभाषा दी है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यानी आभूषण के बिना जो है जिस प्रकार स्त्री नहीं सुशोभित होती है, उसी प्रकार अलंकारों के बिना कविता भी सुशोभित नहीं होती है। ये मत किसका है? आचार्य केशवदास जी का। उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, सही युग्म सुमेलित कीजिए। वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी प्रसाद। तो इसमें सही उत्तर आपका है विकल्प ए, यानी कि जो है माधुर्य गुण में वैदर्भी रीति पाई जाती है और बाकी के जो है सारे विकल्प आपके गलत हैं। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। जो आपकी वैदर्भी रीति है इसमें सुकुमार वर्ण योजना होती है, जबकि गौड़ी रीति में ओज एवं कांति गुण पाया जाता है और इसमें माधुर्य गुण का अभाव रहता है। पांचाली रीति माधुर्य एवं सुकुमार गुणों से संपन्न छोटे समासों वाली रचना पांचाली रीति होती है। इसकी भाषा भावगर्भित तथा प्रसाद गुणयुक्त होती है। उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज, माधुर्य, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उदाहरण आपका दिया गया है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, इसमें है आपका उत्तर विकल्प बी माधुर्य गुण। अपने कोमल कांत स्वरूप के कारण काव्य पंक्ति वियोग विदृत उर्मिला के मन की व्यथा को सांगोपांग ढंग से प्रस्तुत किया गया है इन पंक्तियों में। और ये पंक्तियां हैं किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की। इसमें जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने सुकुमार और कोमल वर्णों का प्रयोग किया है। उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण होता है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। तो काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वहाँ पर ओज गुण होता है। ओज गुण में टा, ठा, डा, पा, फा आदि कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तारु रिपु रिपु धर देख के विरहिन ती अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृत दोष, न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, कौन सा है इस उदाहरण में दोष? तारु रिपु रिपु धर देख के विरहिन ती अकुलाय में आपका उत्तर है विकल्प डी क्लिष्टत्व दोष। यहाँ पर क्या है? अर्थ कठिनाई से होता है, अर्थात काव्य में चमत्कार पूर्ण ढंग से अर्थ प्रकट करने के लिए जिस दृष्टिकूट पद शैली को अपनाया जाता है वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष होता है। यहाँ पर तारु रिपु रिपु धर देख के विरहिन ती अकुलाय का अर्थ क्या है? वृक्ष की शत्रु अग्नि
और अग्नि का शत्रु यानी जल, और उस जल को धारण करने वाले बादल को देखकर विरहिणी स्त्री व्याकुल हो जाती है, जो क्या है सामान्य बोध से परे है। अर्थात यहाँ इसका सामान्य अर्थ नहीं निकलता है। अर्थात कौन सा है दोष? क्लिष्टत्व दोष। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम है। प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, काव्यादर्श, भाषादर्श। क्या है दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम? तो वो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, काव्यादर्श। 10 कुमार चरितम, अवंत सुंदरी कथा, कला परिच्छेद, द्विअनुसंधान काव्य, ये भी जो है दंडी जी के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दृश्य काव्य की विधा है। कौन सी विधा है? नाटक, निबंध, उपन्यास, गीत काव्य। तो दृश्य काव्य की विधा कौन सी है? इसमें से आपका उत्तर होगा विकल्प एक, नाटक। दृश्य काव्य की विधा नाट्य पर आधारित होती है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष दृष्टि से सामने दृश्यों का संयोजन होता है। आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, अनुभवों के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 6। आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अनुभाव के भेद कितने माने गए हैं? विकल्प ए 2 माने गए हैं। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों का अनुगमन। क्या है? भावों का अनुगमन, अर्थात वे चेष्टाएं जिनके द्वारा मनोभावों, स्थायी भावों का अनुगमन किया जाता है, अनुभाव कहलाते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभाव आश्रय की इच्छित चेष्टाएं हैं, जबकि सात्विक अनुभाव में आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। सात्विक अनुभाव के 8 भेद हैं, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। सात्विक अनुभाव के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कौन कौन से? स्तंभ, स्वरभंग, स्तंभ मतलब खंभे के तरीके से खड़े रह जाना। स्वरभंग, आवाज़ में जब भर्राहट हो जाती है, शरीर में कंपन हो जाए, कंप है अश्रु, आंसू निकलने लगे। स्वेद, जब पसीना आने लगे डर के मारे या किसी कारणवश। रोमांच, रोएं खड़े हो जाए। विवरणता, मुख की भावभंगिमाएँ बिगड़ जाएं। प्रलय यानी मनुष्य के शरीर में बेहोशी आ जाए। तो ये सात्विक अनुभाव हैं, अर्थात इनके ऊपर मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता है। फिर हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? उसका आप लोगों को नाम बताना है। नाट्यर्पण, नाट्यशास्त्र, हृदय दर्पण, उपरिक्त में से कोई नहीं। तो भरत मुनि के यानी रस सूत्र का विवेचन जिस ग्रंथ में किया है उसका नाम क्या है? आपका उत्तर होगा विकल्प बी, नाट्य शास्त्र। और क्या रस सूत्र दिया है इसमें? विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने यूपी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी विषय के अंतर्गत पूछी जाने वाली अनिवार्य संस्कृत व काव्यशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वैकल्पिक श्रृंखला को देखा है। हमें उम्मीद है ये सेशन आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिकतम लोगों में शेयर करिए। और हम आप सभी लोगों को पुनः मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी साथियों का जो लगातार सेशन में अंत तक बने रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।